कांग्रेस ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द वाले मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की दलीलें कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है कि मीनाक्षी नटराजन उनका कोई केस था ही नहीं, मीनाक्षी नटराजन उनका कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, कोई एफआईआर नहीं हुई, कहीं पर कोई तहकीकात नहीं हुई, कहीं पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया मामले का, कहीं पर चार्ज फ्रेम नहीं हुए और बाकायदा चुनाव आयोग का नियम है 33A और उसके तहत केवल उसी केस को उजागर करने की जरूरत होती है जिसमें 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी जा रही है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई मीनाक्षी नटराजन के फैसले को पलट देगा? आज सबसे बड़ी खबर है ये। लेकिन वो कौन कौन से बैकग्राउंड हैं जिसके आधार पर कांग्रेस अपनी बात रखेगी और कैसे इस मामले के अंदर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करेगी? कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वो पेश होंगे, सीनियर एडवोकेट है, राज्यसभा सांसद भी है, विवेक तनखा वो भी सीनियर एडवोकेट और उसके साथ साथ राज्यसभा सांसद है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि साहब आज के वक्त में जब पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी उखाड़ करके रख देती है, अभी हालिया उदाहरण टीएमसी का है और नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को नेहरू से बड़े कद वाले नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या एक सीट का मामला बच पाएगा? या फिर ये मीनाक्षी नटराजन वाला मामला, ये नामांकन रद्द वाला मामला वो इतना ओपन एंड शट केस है कि कम से कम इस मामले में तो कांग्रेस को राहत मिलेगी ही? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के मैंने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदीप सप्पल साहब से बात की है। कांग्रेस की क्या तैयारी है और कांग्रेस कैसे इसको आगे लेकर के जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या वो सामने रखेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर के टीएमसी का विलय होगा नहीं होगा, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई है उसको लेकर के तमाम सारे सवाल मैंने इस इंटरव्यू में पूछे हैं। आप इस इंटरव्यू को जरा देखिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। और मैं जैसा भूमिका में अभी बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब वो नेहरू से भी बड़े कद के तौर पर उनको दिखाया जा रहा है कि उनसे बड़े कद वाले नेता हो गए हैं और जब पूरी की पूरी पार्टी ही ध्वस्त कर दी जा रही है, टीएमसी का उदाहरण हमारे सामने है, एक सीट की लड़ाई आपको लगता है कि लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में आप इस लड़ाई को कोई निर्णायक मोड़ तक पहुंचा पाएंगे? धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो आपने पूछा कि नेहरू जी के कद के बराबर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश तो वही करते हैं जिनको लगता है कि उनका कद कहीं छोटा रह गया है, तो वही अपने कद को ज़्यादा बड़ा बनाने की या साबित करने की कोशिश करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के लिए जो किया, ना केवल प्रधानमंत्री के तौर पे, बल्कि स्वाधीनता संग्राम में एक आज़ादी के दीवाने के तौर पे, जो 9 साल जेल के अंदर रहे, जिन्होंने आज़ादी के पहले ही प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में जब वो बने थे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने नेहरू जी को प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, तो लगकर 37 रिपोर्ट देके पूरी देश की रूपरेखा आज़ादी के पहले तैयार कर दी थी और जब वो 47 में बने और उनको जो पूरा 47 से 64 का जो 17 साल मिला, उस 17 साल के अंदर उन्होंने जो नींव रखी है अपनी जीवन के अंतिम सांस तक, उसको किसी ना तो कंपैरिजन की ज़रूरत है, ना कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। मोदी जी आज 12 साल प्रधानमंत्री हो गए, वो जो मर्ज़ी हेर-फेर करके दिखाने की कोशिश करें। बेहतर होता कि मोदी के दिन गिनने की बजाय मोदी की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, वो नेहरू के बरक्स रख के पॉइंट बाय पॉइंट वहाँ अगर करते, तो शायद देश का कुछ भला होता। नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएँ कि 12 साल हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो 17 साल प्रधानमंत्री इस देश के रहे, जो 9 साल जेल में रहे, उनको मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी भी कंपैरिज़न की ज़रूरत है। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो योगदान था, वो इतिहास के अंदर दर्ज है। अब आ जाइए दूसरी बात पे जो आपने की कि एक सीट। बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है, आप वो समझिए। बीजेपी स्वतंत्र पार्टी नहीं है। बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक फ्रंट है
और आरएसएस ही डिसाइड करती है कि बीजेपी क्या करेगी। आरएसएस 1925 में बनी थी और संविधान 1950 में बना था। इन 25 साल के भीतर आरएसएस के किसी नेता ने किसी भाषण में, किसी किताब में, किसी लेख में लोकतंत्र की डिमांड नहीं की थी। आरएसएस अपने मूल चरित्र में, मूल रूप में लोकतंत्र की समर्थक नहीं है। लोकतंत्र के लिए फायदा उठाने के लिए, लोकतांत्रिक रास्ते से देश की सत्ता पे कब्जा करने के लिए उन्होंने संविधान को भी माना, उन्होंने चुनाव भी लड़े, उन्होंने बीजेपी को तैयार भी किया। और आज जब उनको लगता है कि उनका एक कंट्रोल एक लेवल तक आ गया है, वो अपने मूल चरित्र पे अब सामने आ गए हैं। वो चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो, पॉलिटिकल पार्टी समाप्त हो, केवल एक पार्टी बचे, एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक भाषा, एक विचार, एक संस्कृति की वो पार्टी है। और वो नहीं चाहते हैं दिल से कि लोकतंत्र जिस स्वरूप में आज हम देखते हैं, उस स्वरूप में इस देश के अंदर जिंदा रहे। इसलिए उनके यहाँ जब ये बात होती है कि एनसीपी को खत्म कर दिया जाए, कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, कि तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, कांग्रेस समेत जितनी पार्टीज हैं उनके नेताओं को अपनी ओर या तो डरा के मिला लिया जाए या फुसला के मिला लिया जाए, उसको उनके यहाँ कोई इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि ये पार्टियां जिंदा रहें। वो चाहते नहीं है कि बहुदलीय लोकतंत्र इस देश के अंदर रहे। वो चाहते नहीं है कि जनता के पास ये अधिकार हो कि वो सरकार चुन सके। आरएसएस ये अधिकार जनता को देने की कभी बात नहीं करती थी आजादी के पहले। आप ये समझिए, आरएसएस जिस तरह के देश की परिकल्पना करती है, उस परिकल्पना को परिपूर्ण करने के लिए अब वो जुट गए हैं और एक-एक कदम उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन जनता की आवाज़ खत्म होगी। अभी भी आप देख लीजिए, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है नीट की वजह से, उनको नहीं फ़र्क पड़ता सीबीएसई का। वो उज्ज्वला के सिलेंडर का रेट बढ़ा सकते हैं। वो जो है आज की तारीख में महँगाई की परवाह नहीं करते हैं। आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट की परवाह नहीं करते हैं, करप्शन की परवाह नहीं करते हैं। पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जनता का अधिकार हमने छीन लिया है। अब जनता किसी को भी चुने। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसको लेकर के, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जीत मिल पाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले शिवसेना वाला मसला था, शिवसेना को दो भागों में तोड़ दिया गया, पार्टी का सिंबल वो भी सब दे दिया गया, उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, दलीलें थी। तो आपको क्या लगता है, किस ग्राउंड पर आपको लगता है कि इसमें कुछ जीत हासिल हो सकती है? और अब तो आज जो नामांकन का वापस लेने का जो दिन था वो भी निकल गया। धर्मेंद्र जी, मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन रद्द हुआ, वो एक अपने आप में अकेली घटना नहीं है। 2 नामांकन का सवाल था। एक झारखंड में बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी, उनका एक फॉर्म था, और एक मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म था, जिसके अंदर ऑब्जेक्शन लगा था। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की हैं, उस पे ऑब्जेक्शन बीजेपी ने लगाया था। परिमल नाथवानी बीजेपी के समर्थित हैं, उस पे ऑब्जेक्शन कांग्रेस ने लगाया था। और दोनों पे एक जैसा ऑब्जेक्शन था कि एफिडेविट के अंदर जानकारी छुपाई गई है। मीनाक्षी नटराजन के केस में रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, उसने कहा कि ये जानकारी फॉर्म 26 में जो दी गई है एफिडेविट में, वो अधूरी है और ये जनता से जानकारी छिपाई गई है, इसलिए नामांकन रद्द करते हैं। ये मध्य प्रदेश में कहा गया। और झारखंड में जो बीजेपी समर्थक कैंडिडेट है, उनके बारे में कहा गया कि ये जो जानकारी उन्होंने छुपाई है, इसकी जांच करने का अधिकार आरओ के पास नहीं है। ये तो बाद में चुनाव पिटीशन आप कोर्ट में लगाइए। आरओ का काम ये नहीं होता है कि वो जानकारी अधूरी है, सच्ची है, पूरी है, सत्य है, शुद्ध है। ये बोला है उन्होंने अपने ऑर्डर में। ये जानकारी की सत्यापन करना, उसकी जांच करना, ये आरओ का काम नहीं है। इसलिए मैं उनका एफिडेविट एक्सेप्ट करता हूं। यानी 2 आरओ, 2 प्रदेश, एक ही दिन के अंदर 2 अलग-अलग फैसले। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम यही बात कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को तो ये तय करना है ना कि या तो आरओ एक ठीक है, मतलब या तो आरओ के पास अधिकार है जांच करने का, या आरओ के पास जांच करने का नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि एक के पास जांच करने का अधिकार है और दूसरे के पास नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को आज ये तय करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी तय करना पड़ेगा कि कौन सा आरओ ठीक है, जांच करने का अधिकार है या नहीं है। अगर है तो परिमल नाथवानी का रिजेक्ट होना चाहिए जो बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट हैं, और अगर नहीं है तो मीनाक्षी नटराजन का एक्सेप्ट होना चाहिए जो कांग्रेस की कैंडिडेट है। और इसमें एक चीज मैं और आपको बोलूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है भी नहीं, था भी नहीं। बीजेपी ने कहा कि उनके ऊपर एक केस है और उसकी जानकारी उन्होंने छुपाई। पहली बात, केस है ही नहीं। जो केस जिसको बोल रहे हैं वो कोर्ट का नोटिस है।
और कोर्ट का नोटिस है, अगर मैं बताऊंगा किस चीज पे आप हंसेंगे, कि एक लीडर वहां पे था जिसके ऊपर रेप के केस हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया था। वो सस्पेंडेड है, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो एक वहां पे जो लोकल समारोह था उसके मंच पे खड़ा था। तो ये महिला जाके कहती है कोर्ट के अंदर कि जो आदमी सस्पेंड हो गया है वो मंच पे क्यों खड़ा है, और इसका जवाब मीनाक्षी नटराजन जो वहां की हमारी इंचार्ज है तेलंगाना की, वो दे। ये केस है हुँ, कि वो हुँ, व्यक्ति जो पार्टी से सस्पेंडेड है अलग अलग वजहों से, जिसके अंदर मोलेस्टेशन के केस भी हैं, वो एक पब्लिक मंच के ऊपर क्यों खड़ा है, और कोर्ट से उन्होंने अपील क्या की है कि कोर्ट हुँ, ये तय करे कि वो व्यक्ति मंच के ऊपर ना जाए, हुँ, और दूसरा कि कांग्रेस पार्टी ये इंक्वायरी करे कि वो आदमी मंच पे कैसे गया। हुँ, ये केस है। अब इस केस को मुद्दा बना के, जिसमें कि कोई एफआईआर नहीं है, मीनाक्षी नटराजन पे कोई निजी चार्जेस नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है, जो केवल कोर्ट का एक नोटिस था, जिसका उन्होंने जवाब दे दिया था। कोर्ट के नोटिस को डिक्लेयर करने का कॉलम नहीं है फॉर्म के अंदर। कोई ऐसा कॉलम नहीं है फॉर्म के अंदर जहां लिखा जाता है कि आपके पास कितने नोटिस पेंडिंग हैं या कितने नोटिस केस से मिले हैं, कोर्ट से मिले, वो नहीं है। हुँ, उस मुद्दे को लेके मीनाक्षी नटराजन को उनका जो है कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया, जबकि कानून स्पष्ट है। कानून स्पष्ट है, धारा 333 ए है, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो क्लियर कहता है कि आप एक्यूज्ड होने चाहिए, उस केस में एक्यूज्ड होना चाहिए जिसमें 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, उसमें चार्जेस फ्रेम हो जाने चाहिए, वो डिक्लेरेशन चाहिए। यहाँ मीनाक्षी नटराजन तो एक्यूज्ड नहीं है, रिस्पोंडेंट है। एक्यूज्ड होता है अभियुक्त, रिस्पोंडेंट होता है प्रतिवादी, जिससे पूछा जाता है भाई आप अपनी बात बता दो। एक्यूज्ड हुँ, नहीं है, उनका ऐसा केस नहीं है जिसमें 2 साल की सजा हो सकती है। भाई हुँ, मंच पे आदमी क्यों गया, ये केस है ना। और तीसरा हुँ, कि कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मुद्दा बना के उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया गया है, और ये रद्द करना केवल और केवल इसलिए है कि बीजेपी को ये सुहा नहीं रहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र रहे। देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए विधानसभा राज्यसभा में उनको बहुमत चाहिए। उस बहुमत के लिए वो एक-एक कैंडिडेट को रद्द करके अपने कैंडिडेट लाना चाहते हैं। मैं कल मनु सिंघवी साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि ना तो कोई संज्ञान लिया गया, ना तहकीकात हुई, ना चार्जशीट फ्रेम हुई, ना चार्ज लगे, और 2 साल से जैसे आप भी बता रहे हैं अभी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है? हालांकि उन्होंने तो कहा था कि चुनाव आयोग भी चाहे तो कर सकता था इसको। इसको नहीं, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट वो मंच है जिसके पास न्याय के लिए हम जा रहे हैं। हुँ, हालाँकि न्याय को लेके इस देश के अंदर पिछले बीते सालों में लोगों को बहुत-बहुत निराशा भी मिली है। लेकिन इसके बावजूद हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को आज अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप आँख मूंद लें कि एक रिटर्निंग ऑफिसर झारखंड के अंदर कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की, और दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर मध्य प्रदेश में कहता है कि मेरे पास पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके मैं नॉमिनेशन खारिज कर रहा हूँ। ये हुँ, दोनों चीज एक साथ सच नहीं हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जब कानून के अंदर ये प्रावधान ही नहीं है कि कोई लीगल नोटिस के बारे में जानकारी दी जाए, तो उसको आधार बना के नामांकन कैसे रद्द हो सकता है। हम न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, बावजूद इस बात के कि इस देश के अंदर अनुभव अभी लोगों के बहुत खट्टे होते जा रहे हैं। ये बात सच है। सप्पल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आजकल टीएमसी को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, आप भी वहीं पर मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और एक बड़ी ऐसी एक अनोखी तस्वीर निकल करके सामने आई, उन्होंने गले लगाया सोनिया गांधी जी ने। आपको लग रहा है कि मुलाकात हुई है घर पर? काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि राहुल गांधी जी की भी अभिषेक बनर्जी से मुलाकात हुई है, और पार्टी का उपाध्यक्ष बना करके, महासचिव बना करके, और एंट्री करवाई जा सकती है, राज्यसभा में वो आ जाएंगी। फिर खबरें ये भी चल रही है कि बसीरहाट से जो है वो लड़ाया जाए, या बसीरहाट से जो है वो अधीर रंजन चौधरी को लड़ा दिया जाए। कितनी सच्चाई है इसमें, और आपको क्या लग रहा है? धर्मेंद्र जी, पहली बात तो सोनिया गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, जो उन्होंने गले लगाया, वो उनका हुँ, एक स्वभाव है कि वो हर व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है, उसके साथ खड़ी होती हैं। वो अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी थी, उनके साथ भी
खुलेआम समर्थन में रामलीला मैदान में खड़ी हुई, गले लगाया, क्योंकि उस अरविंद केजरीवाल को, जिन्होंने सोनिया जी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस हम्म, अरविंद केजरीवाल की उनकी पत्नी को उन्होंने गले खुलेआम लगाया। उन्होंने हम्म, हेमंत सोरेन जी जब जेल के अंदर थे, तो उनकी पत्नी को खुलेआम गले लगाया और पूरा समर्थन, सहयोग, मॉरल सपोर्ट दिया। उसी तरह हम्म, से ये सोनिया जी का एक स्वभाव है कि वो अन्याय नहीं सहती हैं। वो अन्याय जिस पे हो रहा होता है, उसके साथ खड़ी होती हैं, मानवीय संवेदना के साथ खड़ी होती हैं, पूरी ताकत के साथ खड़ी होती हैं। वो ये नहीं देखती हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया, ये व्यक्ति मेरे साथ था या नहीं था। और वही स्वभाव उनका अब भी देखने को आपको मिलेगा। वो आज की तारीख में ममता बनर्जी जी के साथ स्पष्ट अन्याय हो रहा है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ रही है बीजेपी, जो वो लगातार गैर लोकतांत्रिक काम कर रही है। इस देश में आप ताली बजा सकते हैं, इसको चाणक्य नीति बोल सकते हैं, पर अगर आप इसको चाणक्य नीति बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मानेंगे कि चाणक्य नीति का काम लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए किया जा रहा है। वो लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं। वो सिंगल पार्टी रूल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ चुनाव हों, एक ही पार्टी लड़े और 90-92%, 95% वोट उसको पड़े, जैसे रशिया में होता है और जैसे कई और मुल्कों के अंदर होता है। तो आज उसको करने के लिए वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है बाकी आपने बोली कि मर्ज करेंगी, कहाँ से लड़ेंगी, कल हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई बातचीत सोनिया जी की मीटिंग में नहीं हुई है। राहुल जी के साथ जो अभिषेक बनर्जी जी की मीटिंग हुई है, उसमें ये बातचीत नहीं हुई है। विपक्ष के तौर पे हम मिलकर इकट्ठा इस मोदी सरकार से लड़ेंगे, वो एक एजेंडा है। और उनके साथ जो बीजेपी कर रही है, उसमें उनके साथ मॉरल सपोर्ट देना, पॉलिटिकल सपोर्ट देना, ये एजेंडा है। वो कहाँ से लड़ेंगी, कौन लड़ेगा, वो तृणमूल कांग्रेस का इंटरनल मामला है। कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई हमारा जो है उसके अंदर कोई रोल नहीं है। हम अपनी पार्टी का काम करते हैं। राहुल गांधी कई साल से इस देश को समझा रहे हैं कि आप समझिए हो क्या रहा है। ये जो हम्म, भेड़ की खाल में भेड़िया आया है, जो बना लोकतांत्रिक चेहरा लेके आया है, लेकिन वो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शुरू में तोड़ा जा रहा था, तो लोग ये कह रहे थे कि इसके अंदर हो सकता है कांग्रेस के लीडर्स की गलती हो, उनकी कुछ कमजोरी हो। लेकिन अब तो आप देश देख रहा है, अब तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तोड़ दी, अब तो हम्म, एनसीपी तोड़ दी, अब तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को तो पूरा मिला ही लिया, तृणमूल कांग्रेस तोड़ दी। और ये मानना कि विपक्ष के हर नेता अपनी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के नेता वो इस 24 कैरेट के हैं जिनके यहाँ कोई कोई गड़बड़ नहीं होती है, कोई अंतर्विरोध नहीं होता है, कोई गुटबाजी नहीं होती है और वो अपनी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये थोड़ा-सा ज्यादती है। देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी जी जो बार-बार आगाह कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी का या ममता बनर्जी का सवाल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ती हैं, वो एक बात है। लेकिन ये बात आपके, मेरे और देश के हर नागरिक की है, जिसको संविधान ने अधिकार दिया था कि वो जिसको चाहे चुन ले, जिसको चाहे हटा दे। वो वो अधिकार आपसे छीना जा रहा है और जिस दिन वो अधिकार छिन गया, अभी तो कमज़ोर हुआ है, तब ये शासन निरंकुश है। जिस दिन ये हम्म, छिन गया, उस दिन ये शासन कैसा होगा ये सोचिए, उस दिन आपके बच्चों का हश्र क्या होगा ये सोचिए। हजारों साल से इस देश के अंदर अधिकांश जनता गरीबी में रही, अधिकांश जनता बेड़ियों में जकड़ी रही, अधिकांश जनता जातिगत गुलामी के अंदर रही। संविधान ने आपको आजाद किया है, संविधान ने आपको शिक्षा दी है, संविधान ने जो सिस्टम बनाया उसमें आपके यहाँ समृद्धि आई है। ये संविधान चला जाएगा, चुनाव का अधिकार चला जाएगा, तो वापिस वहीं पहुंचेंगे जहां हजारों साल से आप रह रहे थे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, जैसे टीएमसी के अंदर जो इस वक्त में भगदड़ मची हुई है और इसमें बड़े बड़े किले एक तरीके से ध्वस्त हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम इसमें सामने आ रहा है, यूसुफ पठान को तो खैर क्या ही कहें, एक काकोली घोष पुरानी कद्दावर नेता कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ की, फिर अभी शियानी घोष जो उनके बयान वायरल हो रहे हैं कि मैं चड्डा नहीं हूं जो चड्डी पहन लूंगी, यानी आरएसएस के खेमे में चली जाऊं। तो ऐसे में लोग भी ये देख रहे हैं कि भाई आज के वक्त में जो विपक्ष के नेता भी हैं, जो बीजेपी को लेकर के, आरएसएस को लेकर के बहुत मुखर होकर के बोलते भी हैं, कोई गारंटी नहीं है कि सुबह का सूरज उगने से पहले ये बीजेपी में चले जाए। ये अपने आप में जो है एक तरीके से सबको पेंट करने वाला मामला दिखाई देता है कि आप बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं, गारंटी आपकी भी नहीं है कि आप जो है वो सुबह का सूरज उगने से पहले उधर जाकर के बैठ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हम्म, जनता इस बात को लेके बहुत
विचलित भी है, कंफ्यूज भी है कि एक दिन आप बहुत आदर्शवादी बातें लोकतंत्र की करते हैं और अगले दिन आप जो है बीजेपी में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि दो तरह के लोग हैं। एक जो सत्ता में रहते हुए, चाहे वो राज्य की सत्ता हो या वो सेंटर की सत्ता हो, उसमें रहकर बड़ी-बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन विपक्ष में आते ही वो डर कर या प्रलोभन से बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। और एक वो लोग हैं जो तमाम मुश्किलें सहकर भी सिद्धांत पे अडिग हैं, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को अकाउंटेबल बनाने की लड़ाई कर रहे हैं। ये 2 अलग-अलग तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ भी, कांग्रेस पार्टी में भी जिन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा था, बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ चले गए। उसमें बहुत सीनियर लोग भी थे। लेकिन आज जो लोग लड़ रहे हैं, उनमें अधिकांश लोग वो हैं, जो आज कीमत अदा करके लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस प्रक्रिया के बाद जो लोग नेगेटिव माहौल के अंदर सत्ता जाने के बाद लड़ाई करते हैं, वो असली लोग होते हैं जो सिद्धांत पर टिके हैं और वही फौज इस देश में लोकतंत्र को बचाएगी। ये कई सारे लोग केवल इसलिए लोकतांत्रिक भाषा बोल रहे थे क्योंकि उनको सत्ता मिली हुई थी। सत्ता जाती ही वो पलट गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विपक्ष में लेके लोकतांत्रिक भाषा बोल रहे हैं, जो लड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी के साथ जो लोग हैं, राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि अडानी का विरोध करते हैं, तो अपना कितना बड़ा दुश्मन तैयार कर रहे हैं वो। अगर राहुल गांधी पर्यावरण की बात करते हैं, तो अपना कितना बड़ा दुश्मन लोगों को तैयार करते हैं जो पर्यावरण से मुनाफा कमा रहे हैं। अगर राहुल गांधी ये बात करते हैं कि इस देश के अंदर क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो, तो अपने दुश्मन तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि ये आवाज उठाने पे उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन वो आवाज फिर भी उठाते हैं क्योंकि वो आवाज गरीबों के लिए उठा रहे हैं, उनके लिए उठा रहे हैं जो इस देश में वो लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है और नाइंसाफी केवल गरीब के साथ नहीं हो रही है। आज आप किसी कॉर्पोरेट से पूछ लीजिए, क्या उनको ये विश्वास है कि जो टेंडर निकलते हैं, उस टेंडर में ईमानदारी से वो पिच करेंगे और उनको मिल जाएगा? कोई नहीं मानता। उनको पता है सरकार के 4-5 दोस्त हैं और सारे टेंडर उनके हिसाब से जाएँगे। तो ये जो सिस्टम बनता है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। आप दुश्मन बना के लड़ते हैं। राहुल गांधी हो या हमारी पार्टी के बाकी नेता हो या दूसरी पार्टियों में अब धीरे-धीरे जो बच रहे हैं, वो नुकसान उठा के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें और इन लोगों में जो सत्ता में रह के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनमें फ़र्क धीरे-धीरे जनता के सामने स्पष्ट हो जाएगा। आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि आपको भी जाना है। एक सवाल तो ये कि बीजेपी आज जो इन सबको ले रही है, तो ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन बिल जो है बीजेपी वापस लेकर के आएगी, महिला विधेयक जो लेकर के आएगी, तो बीजेपी की मंशा है कि, और इसीलिए बीजेपी चाहे वो डेंट हो, पेंट हो, कैसा भी आदमी हो, सबको ले रही है। तो आप क्या तैयारी करेंगे और फिर विपक्ष कैसे जो है इस चीज से बचेगा? धर्मेंद्र जी, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास है नहीं। लोग लेकिन नंबर उनके पास चले जाएंगे तो फिर क्या तैयारी है? क्या नहीं, तैयारी है? देखिए, जितनी संख्या आपको दी है, उतनी संख्या के आधार पे आपको जो पावर मिली है, वो फैसला लीजिए। वो तो तोड़कर, क्योंकि आरएसएस का डायरेक्शन है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करो। लोकतंत्र खत्म करने की सीढ़ी या पार्टियां खत्म करो। लोकतंत्र करने की सीढ़ी ये है कि आप डिलिमिटेशन ऐसा करो कि बीजेपी को उसमें अनड्यू एडवांटेज मिले। लोकतंत्र खत्म करने की सीढ़ी ये है कि बाकी पार्टियों को पैसा ना मिले, केवल बीजेपी को मिले। लोकतंत्र खत्म करने की सीढ़ी ये है कि चुनाव आयोग एसआईआर करे, जो लोग एंटी बीजेपी वोट देते हैं उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। ये तमाम लोकतंत्र खत्म करने के चरण हैं। उसी चरण में एक ये भी है कि संसद में आपके पास 3/4 बहुमत जनता ने नहीं दिया, 2/3 बहुमत जनता ने नहीं दिया, उसको आप पार्टियों को तोड़ के लेके आरएसएस की जो दिशा निर्देश है उसको पूरा कीजिए। ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन रखिए वो राज्यसभा में 2/3 और लोकसभा में 2/3 तक नहीं पहुंच रहे हैं। और ये लड़ाई अगर संसद में हारेंगे तो इस देश की जनता पे विश्वास रखिए। लोकतंत्र केवल पॉलिटिकल पार्टीज के दम पे नहीं होता है। लोकतंत्र केवल नेताओं के दम पे नहीं होता है। किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र तभी तक जीवित है जब तक उस देश की जनता लोकतंत्र को चाहती है। और जनता से अगर आप ये अधिकार बीजेपी वाले छीनेंगे, तो जनता क्या करेगी? अभी नीट के मामले में 17-18 साल के बच्चों ने आईना दिखा दिया है ना, कि आप पूरा सिस्टम जो है आपका गुनहगारों को बचा रहा था। पूरा सिस्टम जो है मंत्री को बचा रहा था। पूरा सिस्टम जो है टेंडर प्रक्रिया को अच्छा बता रहा था। पूरा सिस्टम ये कह रहा था कि बहुत अच्छी व्यवस्था तैयार की है। 17-18 साल के बच्चों ने उसको खोल के उधेड़ के रख दिया है। आज आप पूछिए उन बच्चों को, वो बीजेपी के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये आग को बीजेपी अगर गैर लोकतांत्रिक रास्ते पे जाके भड़काएगी,
तो ये आग बहुत खतरनाक होती है। बीजेपी के दोस्तों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र ही गारंटी है कि इस देश के अंदर शांति रहेगी, तरक्की रहेगी, समृद्धि रहेगी और आपकी सत्ता भी लोकतांत्रिक तरीके से ही निर्बाध चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ये व्यवस्था खत्म कर देंगे तो इस देश का जो जनता है वो आपकी बात को चुपचाप मान लेगी, ऐसा होने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल और मध्य प्रदेश पर ही खत्म करते हैं। आप पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने वकील हैं, सब कुछ है और वो एक फॉर्म था भरने का काम, वो ठीक से नहीं हो पाया और फिर बीजेपी ये कह रही है कि तेलंगाना से जो है हमें खबर मिली और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वहां तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के अंदर से कांग्रेस के नेताओं ने ही हमें खबर लीक की है। आपके अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है। धर्मेंद्र जी, पहली बात, फॉर्म में ये कॉलम ही नहीं था कि आपको किसी नोटिस का जानकारी देनी है, आज भी नहीं है। जिस जो कॉलम है ही नहीं, उस कॉलम को कैसे भरते? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, कोई आरोप ही नहीं है। आरोप ये है कि एक व्यक्ति जो पार्टी से सस्पेंड हो गया है, वो मंच पे कैसे मौजूद था? अब इस बात को लेके बीजेपी ये कहे कि ये बात मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में नहीं लिखी, इस बात की आप जो जिसको कहते हैं कि अहमकाना बात, बेवकूफाना बात जो बोलते हैं, उसकी आप हकीकत को समझ सकते हैं? कि ये चार्ज कोई लगाए कि कोई व्यक्ति सस्पेंड हुआ पार्टी से, वो मंच पे कैसे खड़ा था, इसका जवाब मीनाक्षी नटराजन दें और वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये उन्होंने एफिडेविट में नहीं लिखा, इसलिए हम उनको राज्यसभा नहीं लड़ने देंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रिमिनल जो केस का जो कॉलम होता है वो खाली छोड़ा। अरे क्रिमिनल केस था ही नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। वो हम्म, बीजेपी बोल रही है एक्यूज्ड नंबर 4, उसके अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 4 है। रिस्पोंडेंट मतलब होता है प्रतिवादी, जिससे पूछा जाता है। एक्यूज्ड होता है अभियुक्त। आप वो फॉर्म देखिए, उसमें वो रिस्पोंडेंट लिखी है, वो एक्यूज नहीं है। जो व्यक्ति एक्यूज्ड ही नहीं है, जो केस रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिस केस के अंदर 2 साल की सजा ही नहीं है, उस केस की जानकारी का कॉलम ही नहीं है, यानी आपने वो गलती की जिस गलती की संभावना ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं फिर से दोहराऊंगा आपके दर्शकों के लिए। और ये कहना कि आपके आपके लोगों से जानकारी मिली है, कांग्रेस से ही जानकारी मिली है, कैलाश विजयवर्गीय का कहना। राजनीति के अंदर बीजेपी ये फ्री है कहने के लिए कि जानकारी मिली है। राजनीति के अंदर लोग देते भी हैं जानकारियां, ये सब बेकार की बात है। जानकारी क्या मिली, किसने दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जानकारी क्या है? जानकारी ये है कि मीनाक्षी नटराजन जी ने कांग्रेस से निकाले गए एक व्यक्ति को किसी मंच पे आने से क्यों नहीं रोका, इस बात की इन्वेस्टिगेशन उनकी होनी चाहिए। और चूंकि उन्होंने उनको मंच पे आने से नहीं रोका, इसलिए मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा में जाने का अधिकार नहीं है। ये बात है। अब इस बात को लेके हम हंस सकते हैं, तो इसका मतलब कल तो आप तिल का ताड़ा बना के किसी को भी बेदखल कर सकते हैं चुनाव से। यही तो हो रहा है। और ठीक उसी वक्त बीजेपी समर्थित कैंडिडेट के बारे में सेम बात जब हुई तो बोला नहीं, ये तो अधिकार ही नहीं रिटर्निंग ऑफिसर का, उसको तो केवल ये देखना होता है कि एफिडेविट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन का कोई तरीका नहीं है कि एफिडेविट सच है, झूठ है या अधूरा है, ये जांचने का। इसलिए मैं ये जांच नहीं करूंगा, इसलिए मैं उनका जो है नामांकन को अप्रूव कर रहा हूं और वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी बीजेपी का कैंडिडेट हो तो नियम अलग, कांग्रेस का कैंडिडेट हो तो नियम अलग। ये है मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत बारीकी के साथ में कई सारे पहलू, कई सारे जो सवाल हैं उनके ऊपर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।